आज हम देखेंगे एरर सर्कुलेशन का एक पार्ट जो कि है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम ये बात कर चुके हैं कि जो भी प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं, अब उसमें हम ये भी जान चुके हैं कि रियलिटी या जो प्रैक्टिकल मेरा हो रहा है लैब में, वहाँ एरर की संभावना है और उस एरर को हमको दूर करना। तो सबसे पहले सीख लिए कि कैसे प्रिकॉशन लेना है और कहाँ कहाँ एरर हो सकता है, उसको कैसे दूर करेंगे। और अगर लेकिन फिर भी ये बात हुआ कि थोड़ा ना थोड़ा एरर तो रहेगा ही रहेगा। तो उस एरर को हमको कैलकुलेट करना होगा कि जो सिस्टम में अब प्रैक्टिकल के समय मेरा एरर रहा उसको हमको कैलकुलेट करना होगा और अपने रिजल्ट में उसको मेंशन करना होगा, ताकि हमारा रिजल्ट वैलिड है या नहीं है ये हमें पता किया जा सके, है ना। ये हमें पता चल सके। ठीक है। तो एरर कैलकुलेट करके ही हमको पता चलेगा कि जो रिजल्ट मेरा आ रहा है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। ठीक। तो उसका सबसे पहला पार्ट है कि हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर को जानने से पहले हमें जानना होगा ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। क्या होता है ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू? तो सपोज कीजिए कि आपको एक प्रैक्टिकल मिला। ठीक है। एक प्रैक्टिकल जहाँ पर आपको इस थ्रेड का लंबाई नापना है, मान लीजिए। ठीक। आपको एक स्केल मिला प्रैक्टिकल में, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। और इससे आपको उस थ्रेड का लंबाई नापना होगा, है ना। तो ये जो स्केल है इससे हम यूज करके इस थ्रेड को नापेंगे। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस थ्रेड का जो रियल वैल्यू है ना, वो 2.5 है। तो हम इसको नापे, है ना, हम इसको 5 बार नाप के देखें। तो एक बार मेरा वैल्यू आया 2.5, एक बार मेरा वैल्यू आया 2.4, एक बार वैल्यू आया 2.5, फिर आया 2.6, 2.7। ठीक है। क्यों वैल्यू अलग अलग आएगा? क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा एरर हो सकता है। तो सपोज करें कि इसलिए अलग अलग, अगर 5 बार मेजर किए तो थोड़ा बहुत अलग वैल्यू आ गया, जबकि 2 बार यहाँ पर देख रहे हैं कि 2.5 मेरा आया है। ठीक है। तब आप आपसे अगर पूछा जाए कि अब बताइए, आपने 5 बार इसका मेजरमेंट किया, अब बताइए कि इसका जो रियली में वैल्यू है इस थ्रेड का वो कितना है। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है। हम तो ये जान नहीं रहे। अब मान लीजिए सपोज कि ओरिजिनली 2.5 होगा, लेकिन हमको तो मेजर ही करके ना पता चलेगा। इस स्केल के थ्रू ही ना पता चल सकता है। और स्केल के थ्रू हम 5 बार मेजर किए, 5 बार वैल्यू जो है जो मेरा आया उसमें 3 बार डिफरेंट आया, 2 बार सेम आया। तो हम कौन सा वैल्यू माने? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो जितना भी क्वांटिटी, जितना भी ऑब्जर्वेशन हम लिए, इसको हम इसका क्या करेंगे कि एवरेज निकाल लेंगे, है ना। इसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है। इस तरह से इसका एवरेज निकालेंगे। मान लीजिए हम एन ऑब्जर्वेशन लिए, है ना, A1 A2 A3, इस तरह से एन ऑब्जर्वेशन लिए। तो सबको ऐड करके एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। मेरा एवरेज निकल जाएगा और ये जो एवरेज ए मीन आएगा या ए एवरेज बोल दीजिए, इसी को ट्रू वैल्यू मान लेंगे, है ना। तो वो जो हमारा थ्रेड वाला एक्सपेरिमेंट था, अगर इसमें हम 2.5, 2.4 मेरा जो भी आया उसको इस तरह से ऐड कर दिए, 2.4, है ना, फिर 2.5 आया, है ना, 2.6 आया और 2.7 आया। ठीक है। सबको सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो भी वैल्यू आ जाए, मान लीजिए मेरा वैल्यू आ गया 2.55 इस तरह से। तो ये 2.55 जो होगा वो मेरा हो जाएगा ट्रू वैल्यू। ठीक है। तो जो मीन आएगा उसी को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। क्यों मीन को ट्रू वैल्यू मानेंगे? इसीलिए क्योंकि आप जब भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप कितना भी बार कीजिए, हम लोग ये मान के चले हैं कि हर जगह एरर होने का संभावना है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा ही होगा। और उस गड़बड़ी के चलते आप जो रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसके पास कभी शायद नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। या अगर पहुंच भी जाएंगे तो हमको तो ये पता है कि हमारे दिमाग में तो चल रहा है कि एरर तो होता ही है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को अकाउंट नहीं कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू कौन है, कि किस पे रिलाई करें कि वो ही ट्रू वैल्यू होगा। इसलिए हम एवरेज निकालते हैं, है ना। जैसे मेरे जो 6 ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है। अब हमको शुरू में तो नापने से पहले तो पता नहीं था कि उसका 2.5 रीडिंग है। तो 2 बार 2.5 आया, 2 बार मेरा 2.6 और 2.7 और 2.4 आया, इस तरह से। तो हम किसी को नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी एक जो हमको पसंद आ रहा है उसको उठा के बोल दिया कि यार 2.5 तो 2 बार आया है तो ये हो गया, नहीं। हम क्या करेंगे, सबका एवरेज निकालेंगे और जो भी एवरेज वैल्यू आएगा उसको ट्रू मानेंगे। ये पहला तरीका है ट्रू वैल्यू मानने का, है ना। कि अभी हम जैसे देख रहे थे कि एब्सोल्यूट एरर का बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा
एरर का बात तभी ना करेंगे जब हम पहले जानेंगे कि क्या अच्छाई है, तब ना उससे पता चलेगा क्या बुराई है, मतलब क्या सही चीज़ है, तब ना पता चलेगा क्या गड़बड़ हो रहा है, उससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, किसी ना एक पर्सपेक्टिव लेके तब ना कंपेयर करेंगे हम। तो इसलिए पहले ट्रू वैल्यू हम लोग निकालेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, है ना। किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे, और उसका निकालने का तरीका सिंपल है, ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल लेना। ठीक। तो ऑब्जर्वेशन का हम लोग एवरेज निकाल लिया और उसमें ट्रू वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट क्या एरर क्या है, कि हम देखें कि मेरा जो ट्रू वैल्यू है वो आया 2.55। ठीक है, और इस तरह से मेरा 5 मेजरमेंट था, एक बार 2.4 आया है, एक बार दो बार 2.5 आया था, है ना, दो बार, और एक बार 2.6, एक बार 2.7, इस तरह से रीडिंग आया। ठीक है, अब हर रीडिंग में जो डिफरेंस होगा, इसका और इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस, ये जो एक इंडिविजुअल डिफरेंस जो होगा ना, इसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, मतलब ट्रू वैल्यू। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मीन जो निकाले ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो हो गया एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग ये हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन एन रीडिंग। ठीक है, इस तरह से अलग अलग रीडिंग का हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन जो वैल्यू आया, ट्रू वैल्यू आया, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों के बीच का जो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस यहाँ बोल रहे हैं। एक बात याद रखिए, डिफरेंस बोल रहे हैं, ना कि सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। हाँ, डिफरेंस मतलब कितना दोनों में अंतर है। कभी ये पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी ये निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हम हरदम क्या लेंगे, इसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेंगे। ठीक है, इसको हम जो भी एरर आएगा एब्सोल्यूट एरर, उसको इस तरह से हम मॉडुलस मान के पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेंगे। ठीक है, तो और जब भी एब्सोल्यूट एरर का बात आए, अगर निगेटिव आ रहा है तब भी पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव तो लेना ही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो एक ऑब्जर्वेशन है और जो ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक, सिंपली। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का। ये जो एब्सोल्यूट एरर आया, इसको सारा जितना भी अलग अलग ऑब्जर्वेशन में एरर आया मेरा, सबको कंबाइन करके जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसा कि अभी जस्ट मीन वैल्यू जो निकाले ना हम लोग, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, सब ऑब्जर्वेशन का मीन लेके, उसी तरह से सारा एरर का मीन ले लेंगे। ठीक है, तो वो जो मेरा मीन आएगा उसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट जो एरर है, यही एरर है, हमको बताएगा कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन हुआ है ना, जो ट्रू वैल्यू आया, उसमें कितना एरर हो सकता है ना। अब ये जो क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है एरर, मतलब जो ट्रू वैल्यू आया उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो इसको जब भी हम लोग दिखाएंगे रिजल्ट में, तो इस तरह प्लस या माइनस साइन से हम लोग दिखाएंगे, है ना, इस तरह से प्लस या माइनस साइन से हम लोग दिखाते हैं एब्सोल्यूट एरर को। तो जो आपका अब रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे, ये है मेरा ट्रू वैल्यू, है ना, और प्लस माइनस मेरा ये एरर, कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग दिखाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट पे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर ये प्लस माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि जो मेरा मीन वैल्यू आया है उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है एरर, या उससे कुछ कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में क्या एब्सोल्यूट एरर को क्या माने थे, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रहा है उसको हम पॉजिटिव ही मान रहे थे, इसलिए उस चीज़ को लास्ट में हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, कि उतना कम या उतना ज़्यादा आ सकता है, एक रेंज में, है ना, एक रेंज होगा जिसको मेरा रिजल्ट फॉलो करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग बात किए कि किस तरह से हम लोग ट्रू वैल्यू को मानेंगे, है ना। असल में हम ट्रू वैल्यू के पास पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि एरर तो हो रहा है, इसलिए ट्रू वैल्यू के पास कभी पहुंचेंगे नहीं। तो जो मेरा एवरेज आ गया उसको हमने ट्रू वैल्यू मान लिए, और फिर उससे हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का हमने डिफरेंस निकाले, और वो मेरा हो गया एब्सोल्यूट एरर। फिर जितना एरर आया उसको कंबाइन करके हम उसका मीन निकाल लिए, और वो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये था एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर सिंपली क्या है, रिलेटिव एरर है एक रेशियो, किसका किसका रेशियो, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, डेल्टा ए मीन, और ट्रू वैल्यू, है ना, यानी ए मीन, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम सिंपली रिलेटिव एरर बोल देंगे। तो रिलेटिव एरर जो हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाले, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, दोनों का रेशियो है सिंपल। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर।
अब इसका बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, प्रैक्टिकल में इसका महत्व क्या है। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल बताते हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रैक्टिकल हो उसमें अभी एरर कैलकुलेशन ना आए, है ना। ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पर, आपके स्कूल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जनरली 11 12 में बहुत जगह एरर कैलकुलेशन नहीं करते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन ग्रेजुएशन में आप जाते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और वहाँ पर ये आपका एरर जो है कैलकुलेशन वो बहुत मायने रखता है। तो आप मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल किए, ठीक है, आप उसका रिकॉर्ड बनाएं, तो उसमें आपको एरर दिखाना होगा। अगर एरर जो है जनरली, ठीक है, जनरली हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी है वो हर एक्सपेरिमेंट में ±5% का एरर वैलिड होता है। मतलब आप जो प्रैक्टिकल किए, अगर उसमें 5% से ज़्यादा का अगर आपका एरर आ रहा है, तो उस प्रैक्टिकल को आपका प्रोफेसर, आपका लैब इंचार्ज क्या होगा कि वैलिड नहीं मानेगा। या रियलिटी में अगर कोई रिसर्च हो रहा है और उस रिसर्च में अगर मेरा जो एरर आ रहा है, ठीक है, वो अगर 5 से ज़्यादा % है, तो उस रिसर्च पर हम जनरली भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अभी जो कोरोना के केस में आपको बहुत सारा रिसर्च आ रहा है, बायोलॉजिकल रिसर्च आ रहा है, मैथमेटिकल मॉडल आ रहा है, कर्व का मॉडल आता है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों एरर ज़्यादा आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस लिया जाए कि जो पहला मॉडल बना था कोरोना डाटाबेस का पहला मॉडल, वो चाइना के बेस पे बना था। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने मान लीजिए उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, अब सही है कि नहीं, तो उसने क्या किया कि डाटा का चोरी किया। मतलब उसने जो डाटा दिया वो गलत है, उसमें बहुत एरर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा का उसने चोरी किया तो बहुत ज़्यादा वो एरर हो गया। इसलिए उस पर बेस जो मेरा ग्राफ बना, जो कोरोना मॉडल बना, वो सक्सेस नहीं कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके अनुसार जो भी चाइना का मॉडल था उसके अनुसार जून के आसपास पीक का टाइम आपको बताया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि जून जो क्रॉस कर रहा है तो पीक बढ़ते जा रहा है, अभी घटने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरर था। वो एरर 5% से ज़्यादा परसेंट का उसमें एरर है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हर हर जगह तो आपको जो जैसे कि आप इसमें आपको है कि रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि किस बेसिस पे डाटा को बनाया गया, उस पर भरोसा किया जाए तो नहीं किया जाए कि नहीं किया जाए, है ना। तो रिसर्च पेपर में या जो प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च पेपर है, ठीक है, उसमें एरर का भी बात किया जाता है कि किस तरह से उसमें एरर को हम नोट करेंगे। तो एक जनरल एग्जांपल बताएं, एक तो आपको रियल लाइफ अभी एग्जांपल देखे कोरोना मॉडल का, और एक आप जब हायर स्टडी में खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका जब लैब सबमिशन होगा, रिकॉर्ड सबमिशन होगा, तो वहाँ पर अगर आपका प्रैक्टिकल में 5% से ज़्यादा का एरर है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर से आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जाए, या आपका रिकॉर्ड फाइल वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक। या जनरल लाइफ में आपको क्या देखना है कि अगर एरर इतना मान लीजिए 10% या 5% से ज़्यादा है, तो वो ऐसे मतलब साइंटिफिक रिसर्च पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारा देख रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च जो होता है फेल हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो अपने क्योंकि आपने देखा कि जो भी रिसर्च है या जो भी प्रैक्टिकल डाटा है, वो किसी ना किसी मेजर वैल्यू पे डिपेंड होता है। अगर वो मेजर वैल्यू पे डिपेंड है, वो किसी ना किसी चीज़ से मेजर किया जा रहा है, तो उसमें एरर है। अगर वो एरर है तो उसमें जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ये वो रिजल्ट अपना अच्छा से नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग इसका रीज़न देते हैं। ठीक है, या आप बहुत लोग को सुनते हुए देख लेते हैं आजकल की साइंस, अरे भाई कोरोना आया, ये देखो भगवान का कह रहे हैं, है ना, साइंस भी फेल हो गया। तो साइंस का फेल होने का कारण ये है, देखो इस चीज़ को हम अकाउंट करते हैं, साइंस भी फेल हो सकता है ना। यही है एरर का ट्रू मीनिंग। अगर ये पार्ट आप छोड़ दे रहे हैं तो आपको ये सब नहीं समझ में आएगा कि कोई भी साइंटिफिक मॉडल क्यों फेल होता है। ठीक है, तो ये होता है साइंटिफिक मॉडल फेल होने का कारण, है ना। कभी कभी रैंडम एरर जो है, जैसे कि हम लोग देखे दो टाइप का एरर है, रैंडम एरर और एक सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर तो हमको पता है कि कहाँ से एरर आ रहा है, लेकिन कभी कभी होता है कि रैंडम एरर बहुत एक्सेस आ जाता है ना। रैंडम एरर एक्सेस इसलिए आ जाता है क्योंकि हमको पता नहीं आता कि एरर कहाँ से आ रहा है ना। फॉर केस अगर आप पुराना चीज़ ध्यान में रखें, है ना, कि जब यूनिवर्स का मॉडल दिया जाता था, है ना, जब फ्लैट अर्थ का थ्योरी आता था कि अर्थ चपटी है, क्योंकि लोग बाहर गए नहीं थे कभी, सैटेलाइट से बाहर स्पेस से देखे नहीं थे, तो उनको पता नहीं था, है ना, कि कैसे इस चीज़ को मेजर किया जा सकता है। तो वो एक छोटे से ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये सब थ्योरी रखते थे, और क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका सिस्टम क्या है, इसलिए बाहर का जो इंफॉर्मेशन उनको नहीं है, वो उसके चलते उनका मॉडल बहुत गलत हो जाता था, है ना। तो ये एरर ही है जो बताता है आपको कि मॉडल कैसे गलत हो सकता है ना, साइंस भी कहाँ फेल हो सकता है। ठीक है, या साइंस के फेल होने का कारण क्या है ना। तो रैंडम एरर एक बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है
कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो फेल हो जाए, है ना, वो काम नहीं करे, है ना। तो ये हो गया रैंडम एरर जिस पे हम मेरा बस नहीं है ना। जैसे कि ये जो कोरोना केस में साइंटिस्ट लोग जो चाइना बेस जो अपना डाटा था उस पे जो उन्होंने मॉडल बनाया, ठीक है, उसमें रैंडम एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो है वो डाटा पे डिपेंड है, ठीक है। अब जो डाटा है, ठीक है, उन पे उनका बस नहीं है, उन पे जो चाइना डाटा दे दे उस डाटा दे दे उसको उनको मानना पड़ेगा। तो क्योंकि वो उनके सिस्टम से बाहर है इसलिए वो रैंडम एरर हो गया। अब यहाँ पर चाइना क्या किया, बहुत मैक्सिमम वो एरर कर दिया, तो इसलिए वो मॉडल फेल हो रहा है, या मैक्सिमम जगह कोरोना मॉडल फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये कारण होता है किसी भी साइंटिफिक मॉडल, रिसर्च या प्रैक्टिकल के इनवैलिड या फेल होने का, ठीक है। इसलिए आपको भविष्य में भी ऐसा दिखाई दे सकता है कि बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक पेपर या थ्योरी फेल हो जाए, ठीक है। इसका भी हम बात कर चुके हैं कि थ्योरी क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है। तो इसलिए दिमाग में आपको रखना है कि एरर भी एक चीज़ है, ठीक है, जो हमें बताता है कि किसी पे कितना भरोसा किया जा सकता है, ठीक है, अपने प्रैक्टिकल पे कितना रिलाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह से मेरा क्वेश्चन आएगा या प्रैक्टिकल में किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो सिंपल सा एक एग्जांपल ये कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और यहाँ पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका पीरियड का, ठीक है, कि वो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम मेजर किए, पाँच कितना रीडिंग लिए हम, लगभग यहाँ पर 5 रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 5 रीडिंग लिए और यहाँ पर मेरा रीडिंग आया 2.63, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो लिए थे एक एग्जांपल, उसमें से उससे ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है, कोई भी रीडिंग सेम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम कैलकुलेट करना सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर बोलिए, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले तो हमको मीन कैलकुलेट करना होगा कि ट्रू वैल्यू क्या है ना। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम क्या किए, सबको ऐड कर दिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है इसलिए 5 से डिवाइड कर दिए और मेरा जो है ट्रू वैल्यू आ गया, है ना। ट्रू वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। इसको आप डिवाइड करके यहाँ पर देख लीजिए, 13.12 को 5 से कितना आ जाएगा, लगभग 2 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 6, है ना, 2.6 के आसपास आएगा, ठीक है, 2.6 वगैरह के आसपास आएगा। तो 2.6 सेकेंड मेरा ट्रू वैल्यू लगभग शायद हो जाएगा, है ना। इस तरह से पहले ट्रू वैल्यू निकाले। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो हर रीडिंग जो मेरा आया, पहला रीडिंग 2.63 था, है ना, और मेरा जो मीन वैल्यू आया, ट्रू वैल्यू आया, वो आया 2.62। तो 2.62 और हर रीडिंग को हम बारी बारी लेंगे और सबका डिफरेंस निकालेंगे। पहला रीडिंग था 2.63 सेकेंड, तो उसको हम माइनस कर दिए किससे, ट्रू वैल्यू से, मेरा आ गया एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग 0.01 सेकेंड। इसी तरह से सेकेंड में वैसे ही किए, ये आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ निगेटिव आया है, ठीक है, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, जो भी आया सबको हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक। और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना। सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 से डिवाइड कर दिए और मेरा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया वो आ गया 0.11 सेकेंड, ठीक। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन रहेगा। पहले आपको ट्रू वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, उसके बाद फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेरा जो, अब देखिए ये मेरा कितना आया, मीन वैल्यू आया 2.62 सेकेंड आया और एरर कितना आया 0.11 सेकेंड, है ना, 0.11 सेकेंड आया। तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि रिजल्ट मेरा हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है, सॉरी, जो टाइम पीरियड है टी, वो हो जाएगा 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 0.11 सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट। यहाँ पर हम, ये ट्रू वैल्यू है और ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिजल्ट को हम ऐसे दिखाएंगे। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना होगा, परसेंटेज एरर निकालने के लिए सिंपली मेरा तो ये आपका परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालने के लिए, मेरा मीन वैल्यू आ गया है, वो आ गया है 0.11, ठीक है। और मेरा ट्रू वैल्यू आया है 2.62। तो ये हो जाएगा मेरा रिलेटिव एरर, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा परसेंटेज एरर,
ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल देख लीजिए जहाँ पर हम ट्रू वैल्यू भी निकाले, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाले। तो इस तरह से आपका जो होगा प्रैक्टिकल में आपको एरर निकालना होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिकल वैलिड हो सकता है कि नहीं। ठीक, तो ये एक पार्ट था एरर कैलकुलेशन का। और भी एरर कैलकुलेशन का पार्ट है जो हम आगे के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।